हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस भाई अमित पांडे। खासा आज के विषय की जब बात की जाए तो आज के विषय में जिस एक पहलू के साथ हम कनेक्ट होने वाले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप भी जानते हैं कि राज्य स्पेशल परीक्षाओं को ही आधारित करते हुए ये पूरा का पूरा सेशन आपका यहाँ पे शुरू होता है, जहाँ पे प्रति दिवस हम कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपसे जुड़ते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग भी इस सेशन में जुड़ जाएँ ताकि रोज की तरीके से चलने वाले इस अनवरत सेशन को यहाँ से कंटिन्यू किया जा सके। इसी विषय बिंदु के साथ कि सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते। माँ वाग्देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित नई ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें, यही सदैव से हमारा आपके प्रति मानना होता है। और इसी क्रम के साथ आज के क्लास की शुरुआत भी करते हैं। क्रम की अगर बात की जाए तो आज की श्रृंखला में जिस एक पहलू के साथ हम कनेक्ट हो रहे हैं, बेसिकली आप भी जानते हैं राज्य स्पेशल परीक्षाओं पे ही आधारित होता है। तो आज के अपने इस क्रम की शुरुआत यहीं से करते हैं कि सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते। माँ भाग का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित्य ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें, यही सदैव से हमारा आपके प्रति मानना होता है। और इसी क्रम के साथ आज के पहले प्रश्न से जुड़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी फसल है जो आपके उत्तर प्रदेश में बोई जाती है, आपके उत्तर प्रदेश में लगाई जाती है, लेकिन इसकी जब बात की जाए तो ये खरीफ फसल के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है? खरीफ फसल की जब बात की जाए तो उसके अंतर्गत नहीं आती है। सबसे पहली बात तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे जब हम बात करते हैं किसको लेकर के, मौसम या ऋतु, तो मौसम या ऋतु के आधार पे हमारे यहाँ पे क्या होती है, कुल 3 प्रकार की फसलें आपके लगाई जाती हैं। और इन 3 प्रकार की फसलों की जब बात की जाए तो उनमें सामान्यतः आपने नाम सुना होगा। क्या नाम देखा है? रबी की फसल। रबी के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा किसके बारे में? खरीफ की फसल। और खरीफ के अलावा एक नाम आपने सुना होगा जिसको नाम दिया जाता है जायद की फसल। तो मौसम या ऋतु के आधार पे हमारे यहाँ पे 3 प्रकार की फसल होती है, रबी, खरीफ और जायद। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप कह सकते हो रबी की जो फसल होती है वह कब लगाई जाती है? तो रबी की फसल सामान्यतः आपने सर्दियों का देखा होगा समय काल, तो उस टाइम पे लगाई जाती है आपके अक्टूबर-नवंबर से लेकर के फरवरी तक इसका लगा रहता है। खरीफ की जब बात की जाए तो खरीफ हमारे यहाँ पे लगाई जाती है आपके जुलाई में। बेसिकली आप कह सकते हो कि जब हमारे यहाँ पे मानसून आता है, बरसात की शुरुआत होती है, उसी टाइम पे इसका संदर्भ आपको देख मिलता है। और इसी क्रम में अगर देखा जाए तो जायद की जो फसल होती है वो आपकी लगाई जाती है मार्च-अप्रैल में। तो मार्च-अप्रैल महीना जो शुद्ध रूप से गर्मी का महीना होता है, उस टाइम पे ये फसल आपकी लगाई जाती है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो खरीफ की फसल लगाई जाती है, उसमें क्या चीज़ें लगती हैं? तो बेसिकली आप भी जानते हैं चावल है, मक्का है, ज्वार है। इन सब की जब बात की जाए इसके अलावा अरहर या जिसको हम तूर दाल कहते हैं, ये यहाँ पे लगाई जाती है। आपने सोयाबीन के फसल के बारे में सुना होगा तो सोयाबीन की फसल यहाँ पे आपकी लगाई जाती है। सोयाबीन के अलावा अगर देखा जाए तो आपका सूर्यमुखी जो है, ये भी यहाँ पे आपका लगाया जाता है, ठीक है? तो बेसिक अगर देखा जाए तो अरहर की दाल, सोयाबीन, सूर्यमुखी, मूँगफली इन सबको क्या किया जाता है, यहाँ पे आपका लगाया जाता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं खरीफ फसल। लेकिन गेहूँ की फसल की जब बात की जाए तो गेहूँ की फसल जो मुख्य फसल मानी जाती है, वह मानी जाती है रबी फसल के रूप में। ठीक है? तो रबी फसल की जब बात की जाए तो इस रबी फसल के रूप में इसको चिन्हित किया जाता है। और आज रबी फसल की जब बात की जाए तो रबी फसल सामान्यतः कब लगाई जाती है? तो आपके सर्दी में लगाई जाती है और सर्दी के सापेक्ष आप कह सकते हो कि ये नवंबर में लगाई जाती है और नवंबर से लेकर के फरवरी महीने तक विद्यमान होती है और फरवरी में फिर क्या हो जाती है, इसकी कटाई वगैरह कर ली जाती है। बाकी चावल, मक्का, ज्वार इन सब की जब बात की जाए तो ये खरीफ फसल है और खरीफ फसल की जब बात की जाए तो इसको कब लगाया जाता है? ये खरीफ फसल जो आपके लगाई जाती है, ये मुख्यतः हमारे यहाँ पे लगाई जाती है आपके जब मानसून की शुरुआत होती है अर्थात जुलाई। तो जुलाई से लेकर के अक्टूबर माह जो होता है, इस टाइम तक ये आपकी क्या होती है, विद्यमान होती है। तो जुलाई से लेकर के अक्टूबर महीने तक ये पूरी तरीके से मिल जाता है और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत आप भी जानते हैं कि बरसात बहुत अच्छी मात्रा में इसकी ज़रूरत होती है इन फसलों के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा चावल वगैरह में सिंचाई की ज़्यादा मात्रा होती है और इस टाइम पे मानसून हमारे यहाँ पे आता है, एंटर करता है, तो बरसात इनकी जो ज़रूरत होती है वो पूरी हो जाती है। तो चावल, मक्का, ज्वार ये सब आते हैं, लेकिन गेहूँ की जब बात की जाए तो गेहूँ आपके रबी फसल में आता है। कहा जा रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो गौ सेवा आयोग है, बेसिकली इसकी स्थापना करी गई है। गौ सेवा आयोग की जब बात की जाए
तो इस गौ सेवा आयोग की स्थापना कब करी गई? 1985 में, 2014 में, 2009 में या फिर आपके 1999 में? खासा अगर इसकी बात की जाए तो यह नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि गेहूँ, चना, मटर, सरसों, राई, आलू ये सब रबी की फसल हो जाती हैं। ईजीटीए करंट अफेयर अभी हमने नहीं कराया है, बेसिकली पुराने करंट अफेयर आपके लगे हुए हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। बाकी देखते हैं इस सैटरडे में करंट अफेयर कोशिश करते हैं पूरी तरीके से कुछ ना कुछ आपके साथ साझा करेंगे ही करेंगे। क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो क्लास की पीडीएफ के लिए हमने 2 चीज़ें आपको बता रखी हैं। पहली बात आपका एप्लीकेशन है, दूसरा इसी नाम से एक हमने चूँकि आप कह सकते हो बीच-बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम आती रही तो टेलीग्राम एक्टिव ना है, एक नया चैनल हमने बनाया है। कम्युनिटी पे उसका लिंक अवेलेबल है, इवन क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक अवेलेबल है। नया चैनल हमें लगता है अभी 5-7 बच्चे जुड़े हैं, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे गौ सेवा आयोग इसकी स्थापना करी गई है। मूलतः अगर देखा जाए तो गौ सेवा आयोग के बारे में आप जानते हैं कि मुख्य रूप से जब हम बात करते हैं किसको लेकर के, गोवंशीय जानवर। तो हमारे यहाँ पे जो गोवंशीय पशु होते हैं इन्हीं को संरक्षित करने के लिए क्या किया गया है, इसकी स्थापना करी गई है। गौवंशीय पशुओं की जब बात की जाए तो इनके संरक्षण के लिए हमारे यहाँ पे गौ सेवा आयोग की स्थापना की गई है और ये बेसिक स्थापित किया गया 1999 में। आज हमारे यहाँ पे आपने सुना होगा 2 जानवर होते हैं, एक गोवंशीय पशु होता है और एक आपका नाम लिया जाता है माहिष्वंशी। माहिष्वंशी जिसमें आपने देखा होगा सामान्यतः जब भैंस वगैरह की बात की जाती है तो उनके नाम आते हैं। गौवंशीय पशुओं के सापेक्ष में आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय भी आपको मिलता है और इसी पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के साथ ही साथ, ठीक है, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय एवं गौ शोध संस्थान, तो यह नाम आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। तो यूपी के सापेक्ष में आप कह सकते हो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं गौ शोध संस्थान जो है ये वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके वर्तमान में मथुरा की जब बात की जाए तो इससे मथुरा के अंतर्गत इसकी अवस्थिति देखने मिल जाती है। बाकी गोवंशीय पशुओं के लिए आपने सुना होगा इसके ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। आज अगर हम ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो ये ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आपने नाम सुना होगा सदैव, खास करके जब हम बात करते हैं हेमा मालिनी जी के बारे में। तो हेमा मालिनी की जब बात की जाए तो हेमा मालिनी क्या हो जाती है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर आपको देखने को मिल जाती है। तो गौ सेवा आयोग की जब बात की जाए तो गौ सेवा आयोग के लिए ब्रांड एम्बेसडर हेमा मालिनी है और गौवंशीय सापेक्ष में 1999 में क्या किया गया, ये आपका स्थापित किया गया है। गोवंशीय जानवरों की जब बात की जाए तो कुछ गोवंश जो आपके काफी फेमस है, जैसे साहिवाल है, साहिवाल, साहिवाल के अलावा अगर देखा जाए तो क्या बोलते हैं, जर्सी, जर्सी की जब बात की जाए तो जर्सी, जर्सी के अलावा फिजीशियन, ठीक है, फिजीशियन की जब बात की जाए तो फिजीशियन, फिजीशियन के अलावा अगर देखा जाए तो नीली रावी, नीली रावी तो भैंस की किस्म है। बेसिक अगर देखा जाए तो यहाँ पे नाम आपने सुना होगा किसके बारे में, थार पाकर, ठीक है। तो थार पाकर की जब बात की जाए तो ये सब नाम आपके जो होते हैं वो गौवंशीय जानवरों से समेत आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इनका नाम थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। हाँ, बिल्कुल, आपने सही कहा कि वर्तमान में यूपी सरकार के सहयोग से एक काऊ सफारी पार्क आपका डेवलप किया गया है और इस काऊ सफारी पार्क की जब बात की जाए तो इसकी स्थापना कहाँ पे है? यह आपके मिर्ज़ापुर में है। बाकी अगर देखा जाए तो इसी संदर्भ में ध्यान रखिएगा, काऊ सफारी पार्क जो है, यह आपके अवस्थित है जालौन उरई में, ठीक है। इसकी अवस्थिति की जब बात की जाए, तो ये कहाँ पे दिख मिलता है? तो यह आपके समीप है, जब हम बात करते हैं जालौन के कालपी के अंतर्गत, तो यहाँ पे काऊ सफारी पार्क स्थित है, ठीक है, कालपी जालौन में। लेकिन यहीं पे अगर देखा जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे गौ अभयारण्य, तो गौ अभयारण्य की जब बात की जाए तो गौ अभयारण्य जो स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है? ये आपकी मिर्ज़ापुर में पड़ता है। तो मिर्ज़ापुर में गौ अभयारण्य है और काऊ सफारी पार्क जो है, ये आपके जालौन कालपी की जब बात की जाए तो वहाँ पे इसका संबंध आपको देखने को मिल जाता है। इवन यहीं पे एक छोटा-सा लोकेशन है जिसको नाम दिया जाता है उरई, ठीक है। तो एग्ज़ैक्ट लोकेशन क्या है? एग्ज़ैक्ट लोकेशन है उरई, ठीक है। उरई जालौन में ये आपका अवस्थित है। नामों की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि प्रदेश में तालाब और पोखर से सिंचाई करी जाती है। लेकिन तालाब और पोखर से सिंचाई करने के लिए जो आपका एक अवस्थिति, एक लोकेशन है, चिन्हित विषय है, अगर उसकी बात की जाए तो वो कहाँ से समेत है? मध्यवर्ती क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र है, पूर्वांचल है या फिर आपका अवध क्षेत्र इसमें आपका शामिल है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ये आज हमारा यूपी है।
इस यूपी के सापेक्ष अगर देखा जाए तो ये आपके पूर्वांचल के रूप में नाम दिया जाता है। पूर्वांचल के अलावा अगर देखा जाए तो ये आपका पश्चिमी यूपी नाम दिया जाता है। पश्चिमी यूपी के अलावा अगर देखा जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मध्य यूपी नाम देते हैं। और मध्य यूपी के अलावा अगर देखा जाए तो यह आपका बुंदेलखंड नाम दिया जाता है। क्लियर? तो ये सारे नाम आपको देखने को मिलते हैं, मध्य यूपी, बुंदेलखंड, पूर्वांचल या पश्चिमी यूपी। खासा आज अगर यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि पश्चिमी यूपी में सर्वाधिक नहर से सिंचाई होती है। सर्वाधिक सिंचाई यहाँ पे नहर से होती है। और अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो सर्वाधिक नलकूप से सिंचाई यहाँ पे होती है। सर्वाधिक नलकूप की जब बात की जाए तो सर्वाधिक नलकूप के माध्यम से सिंचाई, नलकूप अर्थात जिसको हम बोरिंग कहते हैं, पंप सेट, तो उसके माध्यम से यहाँ पे सिंचाई होती है। जबकि बुंदेलखंड की जब बात की जाए तो बुंदेलखंड में जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वह किसके माध्यम से होती है, तो ये यहाँ पे आपको दिख मिलता है कुआं और तालाब के माध्यम से। तो कुआं और तालाब की जब बात की जाए तो कुआं और तालाब के माध्यम से हमारे यहाँ पे बुंदेलखंड एरिया में सर्वाधिक मात्रा में सिंचाई करी जाती है। तो तालाब और पोखर से सिंचाई यहाँ पे इस कारण से की जाती है क्योंकि बुंदेलखंड का पठारी रीजन है, तो उसमें बड़े-बड़े खड्ड पाए जाते हैं। उसी में पानी एकत्रित होता है तो उसको हम उसमें सिंचाई में इस्तेमाल कर लेते हैं। इवन अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड का पठारी रीजन है तो वहाँ पे बड़े-बड़े ऐसे क्षेत्र कह सकते हो कि ताल तलैया के रूप में देख मिलते हैं जहाँ पे पानी एकत्रित होता है, उसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे नहर से सिंचाई होती है, वो कितनी है? वो करीब-करीब 14% है। नलकूप की जब बात की जाए तो नलकूप से करीब-करीब 74% एरिया जो है वो सींचा जाता है। कुआँ की जब बात की जाए तो कुआँ से आपका करीब-करीब 8% सिंचाई हो जाती है। और तालाब की जब बात की जाए तो तालाब और अन्य माध्यम से 0.5% एरिया जो है वो आपका सिंचित है। तो नहर से 14%, नलकूप से 74%, कुआँ से 8% और तालाब से 0.5% ये सिंचाई करी जाती है। बेसिक अगर देखा जाए तो ये जो मध्य यूपी है इसमें नहर से भी सिंचाई होती है और साथ ही साथ नलकूप से भी सिंचाई करी जाती है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गौरतलब है खास किसको लेकर के कि उत्तर प्रदेश में किस एक जिले में देवरिया ताल आपको देखने को मिलता है। यूपी की प्रसिद्धि की जब बात की जाए तो यूपी की प्रसिद्धि में ये विषय काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, खास करके देवरिया ताल। एक्चुअली आप भी जानते हैं कि कोई भी जब कोई सभ्यता कहीं पे निवास करती है ना, तो उस सापेक्ष में आप कह सकते हो कि जैसे कोई एक जनसंख्या किसी एक लोकेशन में निवास करती है तो उसके सबसे मूल स्रोत के रूप में पानी की आवश्यकता होती है, खुद के पीने के लिए, जानवरों को पिलाने के लिए, अपने फसल की सिंचाई वगैरह के प्रबंधन के लिए। तो इसी नाते अक्सर आपने देखा होगा कि जितने भी लोकेशन ऐसे बड़े-बड़े शहर आपको देख मिलते हैं, वो नदियों के किनारे स्थित हैं। उसका मूल कारण यही है क्योंकि इसी नदियों के पानी को ही हम लोग क्या करते थे, सिंचाई प्रबंधन में खास करके पीने के पानी के रूप में और जानवरों के नहराने और पीने के पानी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब इस दशा में अगर देखा जाए बहुत सारे लोकेशन ऐसे हैं जहाँ पे नदी नहीं है, तो उस दशा में क्या है, वहाँ पे कुछ ऐसे ताल जैसी संरचनाओं को या तो मनुष्य ने बनाया है या तो प्रकृति के ही माध्यम से बनाए गए हैं। जैसे आपने सदैव सुना होगा भोपाल शहर के बारे में। भोपाल शहर में बताया जाता है कि एक राजा थे जिनके द्वारा एक बहुत बड़ा ताल बनाया गया जिसको भूज ताल नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप कह सकते हो ये जो देवरिया ताल है, नाम से ऐसा लगता है कि ये देवरिया जिले में स्थित है, क्योंकि हमारे यूपी में एक जिला है जिसका नाम है देवरिया। यूपी में कितने जिले हैं? तो कहेंगे 76, ठीक है। यूपी में देवरिया की जब बात की जाए तो देवरिया ताल नाम का एक जो अवस्थिति है वह कहाँ से दिख मिलता है, तो यह आपके कन्नौज में दिख मिलता है। देवरिया जिले से इसका कोई लेना देना नहीं है। बाकी गोरखपुर की जब बात की जाए तो गोरखपुर में कौन स्थित है, यहाँ पे रामगढ़ ताल स्थित है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका चिलुआ ताल आपको दिख मिलता है। और चिलुआ ताल के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपको कंदला ताल ये भी आपको देखने को मिल जाता है। तो कंदला ताल, चिलुआ ताल, रामगढ़ ताल ये सब आपके गोरखपुर में अवस्थित हो जाते हैं। बाकी हरदोई की जब बात की जाए तो हरदोई में कौन स्थित है, तो हरदोई में आपने साड़ी पक्षी विहार का नाम सुना होगा। तो साड़ी पक्षी विहार जो है वो आपके हरदोई में पड़ता है। और इसी हरदोई की जब बात की जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, भिजवान झील के बारे में। तो भिजवान झील की जब बात की जाए तो भिजवान झील जो है ये आपके इसी हरदोई में पड़ता है। इवन अगर देखा जाए तो हरदोई के अलावा खास करके आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, पीलीभीत जिले के बारे में। और पीलीभीत की जब बात की जाए तो वहाँ पे कौन स्थित है, पीलीभीत के अंतर्गत आपने सदैव सुन रखा है किसके बारे में, फुलहर ताल। फुलहर ताल या जिसको हम क्या बोलते हैं, गोमत ताल नाम देते हैं। तो गोमत ताल या फिर फुलहर ताल या फुलहर झील यह नाम कहाँ से समित है, ये आपके पीलीभीत जिले से समित हो जाता है। दरवन झील की जब बात की जाए तो ये कहाँ से समित है, तो दरवन झील की जब बात की जाए तो यह आपके अयोध्या की जब बात की जाए, अयोध्या फैजाबाद यहाँ पे इसकी अवस्थिति हो जाती है।
इसी तरीके से आपने मोती झील का नाम सुना होगा, ये कहाँ से समित है? मोती झील की जब बात की जाए तो ये आपके कानपुर के लोकेशन की जब बात की जाए तो कानपुर में इसकी अवस्थिति हो जाती है। तो अलग-अलग रीजन की जब बात की जाए तो अलग-अलग रीजन में अलग-अलग प्रकार की आपकी झीलें हैं, जैसे सेखा झील, ये कहाँ से समित है? तो सेखा झील की जब बात की जाए तो आपके अलीगढ़ के अंतर्गत इसका नाम देखने मिलता है, अलीगढ़ में। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो आपने बरुआ सागर का नाम सुना होगा, बरुआ सागर ये कहाँ पे स्थित है? ये आपके झांसी में पड़ता है। और यहीं पे अगर देखा जाए तो इसी तरीके से गोविंद सागर या जिसको हम क्या बोलते हैं, कई बार रिहंद सागर की भी संज्ञा दे देते हैं। इसकी अवस्थिति कहाँ पे है? तो गोविंद सागर या फिर रिहंद सागर जो स्थित है, यह आपको दिख मिलता है सोनभद्र रीजन में। सोनभद्र रीजन की जब बात की जाए तो सोनभद्र रीजन में गोविंद सागर या फिर रिहंद सागर ये आपका नाम देखने को मिल जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, करेला ये कहाँ से स्थित है? करेला और बीकेटी की जब बात की जाए, बक्सी का ताल ये आपके लखनऊ में पड़ता है। ठीक है, नामों की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कपिल वस्तु जो है वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कपिल वस्तु की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में इसका नाम देखने को मिलता है? कपिल वस्तु। नामों की जब बात की जाए तो गोंडा, गौतम बुद्ध नगर, गोरखपुर या फिर आपके सिद्धार्थ नगर में। कपिल वस्तु नाम के लोकेशन की जब बात की जाए तो इसकी अवस्थिति आज वर्तमान हमें कहाँ पे दिख मिलती है? कपिल वस्तु। कपिल वस्तु अपने आप में काफ़ी फ़ेमस है क्योंकि आप भी जानते हैं, कपिल वस्तु में एक छोटा-सा लोकेशन है, जिसको हम नाम देते हैं लुम्बिनी। और इस लुम्बिनी की जब बात की जाए तो लुम्बिनी क्यों फ़ेमस है? क्योंकि यहाँ पे गौतम बुद्धा, अगर इनकी बात की जाए तो गौतम बुद्धा का जन्म हुआ है। ख़ास करके जिनके बचपन की बात की जाए तो इनके बचपन का जो नाम आता है, वह क्या नाम आता है? तो ये नाम आता है सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ की जब बात की जाए तथागत की, तो तथागत का जन्म जो हुआ है वो आपके लुम्बिनी जंगल में हुआ था। और बेसिक आप भी जानते हैं कपिल वस्तु का ही ये पूरा रीजन आता है। इस कपिल वस्तु की जब बात की जाए तो कपिल वस्तु के जो राजा थे उनका नाम क्या था? तो उस टाइम पे इनके पिता थे जिनका नाम था सुद्धोधन। और शुद्धोधन की जब बात की जाए तो यहाँ पे एक गढ़ माना जाता है जिसको हम कहते हैं शाक्यगढ़। तो शाक्यगढ़ के मुखिया के रूप में इनका नाम देखने को मिलता है। ठीक है, तो शाक्यगढ़ के मुखिया के रूप में राजा शुद्धोधन का नाम आता है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी कौन थी? तो प्रजापति गौतमी की जब बात की जाए तो ये बुद्ध की माता का नाम आता है जिन्होंने इनको जना था। हालांकि आप भी जानते हैं कि जन्म देने के उपरांत इनकी डेथ हो गई थी। तो इस दशा में इनका जो लालन पालन हुआ था वह किसके द्वारा किया गया था? तो लालन पालन की जब बात की जाए तो लालन पालन की जब बात की जाए तो लालन पालन इनका जो किया गया था वो किया गया था यहाँ पे आपके बेसिक आप कह सकते हो लालन पालन किया गया था प्रजापति गौतमी के द्वारा। और इनकी माता का जो नाम था वो क्या नाम था? महामाया। ठीक है, माफी चाहते हैं। महामाया की जब बात की जाए तो महामाया इनकी माता का नाम था। और प्रजापति गौतमी ने क्या किया था? इनका लालन पालन किया था। बाकी आप भी जानते हैं कि यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था क्योंकि इनका विवाह भी हो गया था। और इसी दशा में अगर देखा जाए तो एक इनको पुत्र प्राप्त था। और इस पुत्र की जब बात की जाए तो उसका नाम क्या आता है? राहुल। तो राहुल नाम का एक पुत्र इनके पास आपको दिख मिलता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पे किसका नाम आ रहा है? कपिल वस्तु। तो कपिल वस्तु वर्तमान में जो स्थित है वो आपके सिद्धार्थनगर जिले से पड़ता है। सिद्धार्थनगर जिले का नाम ही इसी कारण से है क्योंकि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो इसी नाते इसको सिद्धार्थनगर नाम दिया गया है। आज वर्तमान में सिद्धार्थनगर की जब बात की जाए तो यहाँ पे आपको पिपरहवा स्तूप देखने को मिलता है। तो पिपरावा स्तूप की जब बात की जाए तो ये आपके इसी सिद्धार्थनगर जिले में स्थित है, जो जहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है उस लोकेशन को इंगित करते हुए यहाँ पे स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा किसके बारे में? सिद्धार्थनगर जिला। आज वैसे सिद्धार्थनगर की पहचान क्या है? तो पहली बात तो अमित पांडे है, दूसरा नाम यहाँ से क्या है? काला नमक चावल है। काला नमक चावल की जब बात की जाए तो काला नमक चावल जो एक उपस्थिति रखती है वह कहाँ से रखती है? तो ये आपके इसी सिद्धार्थनगर जिले से रखता है। ठीक है, तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से महाजनपद काल में जब हम महाजनपदों की बात करते हैं तो कितने महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे? वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद आपको देखने को मिलते हैं? नाम आता है 5, 7, 8 या फिर 6। कितने महाजनपद हमारे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत देखने को मिलते हैं महाजनपद काल में? महाजनपद काल बेसिकली एक टाइम पीरियड हमारे यहाँ पे माना जाता है, जैसे सिंधु सभ्यता का काल है, जैसे वैदिक सभ्यता है, उत्तर वैदिक काल की सभ्यता है। ठीक है, पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल है। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें तो महाजनपद काल जो माना जाता है
वो माना जाता है हमारे पूरे भारत में खास करके 6वीं शताब्दी के आसपास का समय। तो 6वीं शताब्दी की जब बात की जाए तो 6वीं शताब्दी के आसपास का जो समय माना जाता है वो इसी के अंतर्गत कंक्लूड किया जाता है। 6वीं शताब्दी में ये बताया जाता है कि उस टाइम पे जो राजा लोग रहते थे, उनकी जो एक प्रसिद्धि थी, जो उनकी एक उपस्थिति थी, टॉप लेवल के राजाओं की जब बात की जाए, तो इसमें आप कह सकते हो कि इसमें क्या हो जाता है, इसमें कुल कितने 16 महाजनपद आपके अवस्थित थे। 16 महाजनपद पूरे भारत में स्थित थे। महाजनपद तो बहुत सारे थे लेकिन 16 महाजनपद ऐसे थे जिनकी अपनी एक कह सकते हो कि अपनी एक वैल्यू थी, अपना एक स्टैंडर्ड था। तो 16 महाजनपद यहाँ पे आपको देख मिलते हैं। और 16 महाजनपद की जब बात की जाए तो 16 महाजनपद के बारे में जो चर्चा मिलती है, एक आपको नाम मिलता है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय की जब बात की जाए तो एक आपका अंगुत्तर निकाय होता है, जिसके बारे में कह सकते हो कि ये एक बौद्ध धर्म की पुस्तक है। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक भगवती सूत्र है, भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र की जब बात की जाए तो ये जैन धर्म की पुस्तक है। चूँकि आप भी जानते हैं उस टाइम के जो राजा महाराजा थे, उन लोगों ने क्या किया था, बहुत सारे लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया, बहुत ने जैन धर्म को अपनाया, तो वो लोग उसको सपोर्ट करते थे। इन्हीं राजा महाराजाओं के बारे में चूँकि सपोर्ट करने के नाते उनका वर्णन मिलता है, उनके परिवार के बारे में जानकारी मिलती है और इतिहास समय से ही जान पाते हैं। तो इस दशा में जो कह सकते हो कि 6वीं शताब्दी में 16 महाजनपद थे, तो संयोग से 8 महाजनपद ऐसे थे जो आपके यूपी में स्थित थे। कौन-कौन से थे? तो एक तो नाम आता है काशी का। काशी बेसिकली आपका बनारस का लोकेशन हो गया। मथुरा, आज मथुरा की जब बात की जाए तो मथुरा का नाम इसमें शामिल आता है। कोसल, कोसल की जब बात की जाए तो कोसल बेसिक आप कह सकते हो साकेत धाम के रूप में जो आपका अयोध्या है, वह अयोध्या इसमें आपका शामिल हो जाता है। ठीक है? इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे चेंदी, चेंदी की जब बात की जाए तो चेंदी आपका बांदा का जो लोकेशन है ये शामिल हो जाता है। वत्स, वत्स की जब बात की जाए तो ये आपका जो कौशाम्बी नाम का लोकेशन है, इस कौशाम्बी के अवस्थिति से इसका संबंध हो जाता है। और बाकी अगर देखा जाए तो मल्ल, मल्ल की जब बात की जाए तो मल्ल आपके कुशीनगर लोकेशन से समित हो जाता है। और कुशीनगर के अलावा खास करके अगर यहीं पे देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा पांचाल। पांचाल की जब बात की जाए तो इसकी अवस्थिति क्या है, ये फर्रुखाबाद से समित हो जाता है। और फर्रुखाबाद के अलावा अगर यहीं पे देखा जाए तो आपने एक और नाम सुना होगा किसके बारे में, जब हम बात करते हैं कुरु वंश के बारे में। और कुरु की जब बात की जाए तो कुरु का संबंध हस्तिनापुर हालांकि था, लेकिन हस्तिनापुर की जब बात की जाए अवस्थिति के आधार पे तो ये वर्तमान में जो आपका मेरठ से लेकर के दिल्ली तक का लोकेशन है, तो वहां से इसका संबंध होता है। तो कुल मिला जुला के आप कह सकते हो 8 महाजनपद थे। काशी, मथुरा, कोसल, चेदी, वत्स, मत, पंचाल और कुरु, ये नाम आपको दिख मिलते हैं। तो पूरे भारत के सापेक्ष में उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे, जिनके बारे में कह सकते हो कि 8 महाजनपद की जब बात की जाए तो 8 महाजनपद में ये नाम आपको सुनने में आते हैं। अब आप समझिएगा कि यार महाजनपद अपने आप में विशेष अवस्थिति रखती हैं, क्योंकि कुरु में आप भी जानते हैं कौरव पांडव ये आपके निवास करते थे। पांचाल जहाँ के द्रुपद राजा थे, ठीक है। मल्ल से वैसे तो नाम ज़्यादा नहीं सुनने में आता, लेकिन एक मल्ल राजा था जिसने चंदू ने महात्मा बुद्ध को भोजन कराया था। चेदी से नहीं लेकिन कोसल भगवान राम अयोध्या के वंशों में शामिल है। मथुरा अपने आप में जानते हैं भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। और काशी नरेश तो आप भी जानते हैं कई सारे नामों में इनका नाम शामिल होता है। तो इस तरीके से ये सारे नाम शामिल होते हैं। 8 जनपद जो हैं वो आपके यूपी में आपको देख मिलते हैं, ठीक है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो शुष्क क्षेत्र है वह नाम आपको देख मिलता है। अब ये आप देख सकते हैं कि छठी महाजनपद शताब्दी में 16 महाजनपद थे। पेज अलग आगे पीछे हो गया, ठीक है। तो ये मैं पिछले के लिए था, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर किसकी बात चली है, यहाँ पे बात चली है सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र ड्राई रीजन की जब बात की जाए तो ड्राई रीजन कौन सा हमारी यूपी में देखने को मिलता है। और एक काम आप थोड़ा सा जरूर करिएगा, ये आपसे विशेष एक आग्रह भी होता है और एक संदर्भ भी होता है कि अगर आप इस सेशन में जुड़े हैं तो इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी थोड़ा सा करें। ये आपका एक प्रयास होना चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि क्या ही बताना, सारी कहानी तो खुली है, ठीक है। खैर आप लोग एक काम करिएगा कि चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी लगे रहिए। एक ही संकल्पना आपके जीवन में भी होनी चाहिए कि हम उस माझी मैन की औलाद हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। डरने वालों में से नहीं है, ठीक है। तो मेहनत करना हमारा एक ध्येय है, एक पर्याय है, और इसी नाते हम उस मेहनत से डरने वालों में से नहीं है। बाधाएं विपदाएं आती हैं जीवन में तो आती रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और जीवन तो इसी का नाम है ना। अगर कोई चीज़ सहजता से मिल जाए तो फिर जीवन जीने का मतलब ही क्या होता है। हमें लगता है इस दशा में आपको
लगन के साथ मेहनत करनी चाहिए। पुराने स्टूडेंट लोग नहीं आते क्यों? हाँ, अब पुराने स्टूडेंट कहीं सेलेक्ट हो गए होंगे या उनकी पढ़ाई खत्म हो गई होगी, अब उसके लिए हम कैसे बताएं? जिनकी ज़रूरत होगी वही आएगा। सीधी सी बात, मान लो हमें भूख लगा होगा, तभी तो हम होटल पे जाएंगे खाना खाने के लिए। भूख नहीं है तो ज़बरदस्ती थोड़ी ना जाएंगे, ठीक है। जिसका परीक्षा लगा होगा वही आएगा। अब जिसकी परीक्षा हो गई हो वो कहाँ बिना मतलब आए, ठीक है। आगे के पड़ाव में वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ये सब खैर, यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे अधिक जो ड्राई रीजन है वह कौन सा होता है? तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके यूपी का एरिया हो जाता है। यूपी के एरिया की जब बात की जाए तो फिजिकल हम इसको क्या करते हैं, 3 भाग में डिवाइड करते हैं। और ये जो 3 भाग होते हैं, चूँकि आप भी जानते हैं, अगर हम अपने यहाँ पे बात करें तो ये हिमालय की तलहटी वाला एरिया है। हिमालय की तलहटी एरिया की जब बात की जाए तो ये आपका क्या होता है, आर्द्र होता है, या जिसको हम एक तरीके से कह सकते हैं नम क्षेत्र होता है। यहाँ पे नमी कुछ ज़्यादा ही मात्रा में होती है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये आपका मध्य क्षेत्र होता है। मध्य क्षेत्र की जब बात की जाए तो मध्य क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है, जहाँ पे जब बरसात होती है तब तो पानी लबालब हो जाता है। लेकिन जब बरसात खत्म हो जाती है तो ये थोड़ा-सा ड्राई रीजन होता है, सूखा रीजन होता है। लेकिन चूँकि आप भी जानते हैं सर्दियों में भी बरसात होती है, गर्मियों में भी बरसात होती है, तो इस नाते थोड़ा-सा यहाँ पे मौसम बेहतर होता है। बाकी अगर देखा जाए तो ये जो बुंदेलखंड का एरिया है, खास करके जिसको हम दक्षिण पठार भी नाम दे सकते हैं, ये दक्षिण का पठार जो एरिया है वो कठोर है। क्योंकि पठार पानी को सोखता नहीं है, तो इस नाते ये रीजन अपने आप में सूखा ही बना रह जाता है। तो आज बुंदेलखंड रीजन की जब बात की जाए तो बुंदेलखंड रीजन जो है वो हमारे यहाँ पे क्या माना जाता है, सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र माना जाता है। और यही कारण है यहाँ पे जो झाड़ी वाली फसल होती है, झाड़ी वाली फसल या झाड़ी वाले पौधे जो होते हैं, वह यहाँ पे आपके क्या होते हैं, अधिक उगाए जाते हैं। इनमें खास करके अगर देखा जाए तो जैसे नींबू वर्गीय फसलों की जब बात की जाए, जिसमें आपने सुना होगा जिनको कम पानी की ज़रूरत होती है, जैसे नींबू हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गई, ठीक है। हल्दी के अलावा चना हो गया, ठीक है। इन सारी फसलों की जब बात की जाए तो ये बुंदेलखंड रीजन में उगाए जाते हैं, क्योंकि इनकी जब बात की जाए तो इन सबको क्या होता है, कम सिंचाई की ज़रूरत होती है। इन फसलों को कम सिंचाई की ज़रूरत होती है, और यही कारण है कि यहाँ पे क्या होता है, इस बुंदेलखंड रीजन में इन सब क्या कहा जाता है, इन सब चीज़ों को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम होता है कि आगरा के अंतर्गत जहांगीरी महल की जब बात की जाए तो जहांगीरी महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? आगरा के अंतर्गत जहांगीरी महल की जब बात की जाए तो इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? जहांगीरी महल। महल की जब बात की जाए तो जहांगीरी महल किससे समित है? तो जहांगीरी महल आप भी जानते हैं, क्योंकि एक लड़का था अकबर का। तो अकबर ने अपने पुत्र के सापेक्ष क्या किया है, ये महल बनवा रखा है। जहांगीर, जिसको हम क्या नाम देते हैं, सलीम भी नाम देते हैं। तो सलीम की जब बात की जाए तो सलीम का एक दूसरा नाम था खास करके जहांगीर। तो जहांगीर के रहने के लिए ये जहांगीर महल आपका बनवाया गया है। अकबर इसको प्यार से सेखू बाबा कहता था, ठीक है। सेखू बाबा, सलीम का नाम सेखू बाबा भी आपको देखने को मिलता है। तो इसके रहने के लिए इसने क्या किया था, आपके आगरा में ये महल बनवा रखा है। आगरा में इनके द्वारा 2-3 निर्माण आपको देख मिलते हैं अकबर के द्वारा। जैसे जहांगीर महल हो गया, इसके अलावा आगरा के अंतर्गत ही जो लाल किला है, तो लाल किला आगरा का जो है वह यहाँ पे इनके द्वारा बनवाया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इन्हीं की कब्र आपको दिख मिलती है, जो आपको सिकंदरा में दिख मिलता है। तो सिकंदरा में इनकी जो कब्र है वो स्टार्टिंग तो इनके द्वारा कराया गया था, लेकिन बाद में इसका पूरा जो किया गया था वह इसी सलीम, ज़ाहिर-सी बात है इनके पुत्र के द्वारा इसका पूरा कराया गया, ठीक है। तो अकबर की कब्र सिकंदरा में आपको देखने को मिल जाती है। बाकी अकबर ने एक आध्यात्मिक राजधानी को डेवलप किया था, और इस आध्यात्मिक राजधानी की जब बात की जाए तो जिसे हम नाम देते हैं फतेहपुर सीकरी। तो इस फतेहपुर सीकरी में इसने बहुत सारी चीज़ें बनवा रखी हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा पंचमहल। पंचमहल के अलावा फतेहपुर सीकरी का किला यहाँ पे इनके द्वारा डेवलप किया गया है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जोधाबाई महल, ये यहाँ से आपको दिख मिलता है। जोधाबाई महल के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे मरियल महल, मरियल महल के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपको नाम दिख मिलता है किसके बारे में, इबादत खाना। इबादत खाना के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपको दिख मिलता है बुलंद दरवाजा, और बुलंद दरवाजे के अलावा
ख्वाब महल, ठीक है। इन सब की जब बात की जाए तो ये सब क्या होते हैं, यहाँ से आपके समित होते हैं। कहाँ से? आपके फतेहपुर सीकरी से। तो फतेहपुर सीकरी की जब बात की जाए तो फतेहपुर सीकरी में खास करके अकबर के द्वारा ये सब निर्माण कराया गया है। अकबर के द्वारा एक निर्माण और कराया गया है जौनपुर में। जौनपुर की जब बात की जाए तो जौनपुर में इसके द्वारा शाही पुल बनवाया गया है। और इसके अलावा निर्माणों की अगर बात की जाए तो एक निर्माण आपके प्रयागराज में देख मिलता है, जिसको हम प्रयागराज का किला नाम देते हैं। तो जो अकबर का किला है, अकबर के माध्यम से इसको बनवाया गया है। कहाँ पे? प्रयागराज में, इलाहाबाद में, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम समित होता है कि बताइएगा जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। आज पार्श्वनाथ की जब बात की जाए तो पार्श्वनाथ का संबंध उत्तर देश में कहाँ से समित है? 23वें तीर्थंकर। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे अगर हम जैन धर्म की बात करें, ठीक है, तो ये आप भी जानते हैं कि जिस तरीके से बौद्ध धर्म विस्तारित हुआ उसी तरीके से जैन धर्म आपको देख मिलता है। इस जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर आपके परंपरा के अनुसार माने जाते हैं और इसके बाद ये परंपरा बंद हो जाती है कि अब हमारे यहाँ पे कोई तीर्थंकर नहीं होगा। 24वें तीर्थंकर की जब बात की जाए तो उसके रूप में आप भी जानते हैं महावीर, जिनको हम अंतिम तीर्थंकर के रूप में नाम देते हैं, ठीक है। अंतिम महावीर माने जाते हैं। पहले कौन माने जाते हैं? तो पहले का नाम आता है ऋषभदेव, ठीक है। ऋषभदेव की जब बात की जाए तो ऋषभदेव का नाम पहले के रूप में आपको देखने को मिल जाता है। तो ऋषभदेव आपके पहले होते हैं और महावीर जो होते हैं वो आपके अंतिम होते हैं। कुल 24 तीर्थंकर आपको देख मिलते हैं। इनमें भी अगर देखा जाए तो 5 का जन्म जो है वो आपके अयोध्या से समित है। अयोध्या के अलावा अगर देखा जाए तो 2 आपके श्रावस्ती से समित है, और सॉरी 2 बनारस से समित है, और 2 बनारस के अलावा एक आपके कौशाम्बी से समित है, और एक की जब बात की जाए, एक का संबंध आपके प्रयागराज से समित है, ठीक है। तो ये नाम आपको देखने को, अरे यार कहाँ बार-बार, कौशाम्बी के अलावा यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो कहाँ से समित है? श्रावस्ती से, ठीक है। तो इस तरीके से कुल 9 लोग आपके यूपी से समित हैं। खास अगर देखा जाए तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं एक व्यक्ति के बारे में जिनका नाम आता है बिमल नाथ, तो बिमल नाथ की जब बात की जाए तो इनका संबंध कहाँ से आता है? तो ये आपके इटावा, हालाँकि इटावा से थोड़ा-सा लोकेशन पे पड़ता है फर्रुखाबाद, तो इसी फर्रुखाबाद में ये नाम समित है संकिंसा। तो संकिंसा से इनका संबंध हो जाता है, जहाँ पे इनकी कर्मस्थली मानी जाती है। इसी नाते आपने सुना होगा फर्रुखाबाद के अंतर्गत ही क्या होता है, खास करके आपने सुना होगा कंपिल महोत्सव। कंपिल महोत्सव की जब बात की जाए तो कंपिल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कंपिल महोत्सव जो है वो आपके फर्रुखाबाद में जैन धर्म से ही समित क्या हो जाता है, यह नाम आपको देखने को मिल जाता है। बाकी अगर देखा जाए तो 23वें तीर्थंकर में अगर देखा जाए तो पार्श्वनाथ, तो 2 नाम ध्यान रखिएगा काशी बनारस से, एक तो पार्श्वनाथ समित थे, और पार्श्वनाथ के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपके सुपार्श्वनाथ, इन दोनों का संबंध आपके काशी से था। बाकी अयोध्या की जब बात की जाए तो अयोध्या से आपके 5 लोग थे, ऋषभदेव, ऋषभदेव के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपके अजितनाथ, अजितनाथ के अलावा अभिनंदन नाथ, अभिनंदन नाथ के अलावा सुमित नाथ, और सुमित नाथ के अलावा अनंत नाथ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, 5 जैन धर्म के तीर्थंकर होते हैं। ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमित नाथ, अनंत नाथ, ये 5 लोग आपके बेसिकली अयोध्या से समित थे, ठीक है। तो इन सबका नाम ध्यान रखिएगा। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि वर्तमान में जो कलिंजर का किला है, यह यूपी के किस जिले में स्थित है? कलिंजर दुर्ग की जब बात की जाए तो कलिंजर दुर्ग जो है वह यूपी के किस जनपद में आपका अवस्थित है? कलिंजर दुर्ग की जब बात की जाए तो कलिंजर दुर्ग आज यूपी में आपको देखने को मिलता है। नाम समित है बांदा, हमीरपुर, महोबा या फिर आपकी झांसी से। कलिंजर दुर्ग, कलिंजर दुर्ग की जब बात की जाए तो इसका संबंध क्या हो जाता है? कलिंजर दुर्ग अपने आप में इतिहास समेटे है, और इतिहास समेटे उस कारण से है क्योंकि आप भी जानते हैं इस कलिंजर दुर्ग की जब बात की जाए यहाँ पे एक राजा हुआ करता था कीरत सिंह, ठीक है। तो कीरत सिंह जब यहाँ पे राजा थे, बेसिक आप भी जानते हैं ये समय काल था 1545 ईस्वी का। तो यहाँ पे एक कह सकते हो इसके ऊपर क्या किया गया था, युद्ध या इसके ऊपर आक्रमण किया गया। और इस आक्रमण की जब बात की जाए तो इसका आक्रमण का जो श्रेय माना जाता है वो किसके रूप में? तो वो माना जाता है शेर शाह सूरी के रूप में। तो शेर शाह सूरी की जब बात की जाए तो शेर शाह सूरी ने क्या किया था, 1545 ईस्वी में इस किले पे आक्रमण किया था। किले की मजबूती बेसिक आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे बारूद का विस्फोट हो गया, और बारूद का ऐसा विस्फोट हुआ कि आप कह सकते हो कि शेर शाह सूरी यहीं पे टाटा बाय बाय फिनिश हो गए, ठीक है।
तो बारूद विस्फोट के कारण शेरशाह सूरी की डेथ भी हो जाती है। 1545 का समय था। ये लोकेशन कहाँ से समित है तो आप भी जानते हैं। जब हम बात करते हैं किसके रूप में, कलिंजर का दुर्ग जो है वो आपके बांदा के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो बांदा की जब बात की जाए तो बांदा में कलिंजर का दुर्ग यह आपको देखने को मिल जाता है। बाकी अगर देखा जाए तो इसी में आपने नाम सुना होगा, एक महादेव का मंदिर है जिसको नाम दिया जाता है नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर, और इस नीलकंठ महादेव मंदिर के सापेक्ष अगर देखा जाए तो यही जो लोकेशन है कलिंजर, तो यहीं पे क्या होता है आपका कलिंजर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो कलिंजर महोत्सव की जब बात की जाए तो कलिंजर महोत्सव यहाँ पे आपका आयोजित किया जाता है। बांदा के बारे में आप भी जानते हैं, बांदा बेसिकली किसके लिए फेमस है, हीरा की जब बात की जाए तो हीरा यहाँ पे थोड़ी बहुत मात्रा में क्या होता है पाया जाता है। तो हीरा की जब बात की जाए तो हीरा का नाम प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा, हीरा इसके रूप में नाम देखने को मिलता है। बाकी नामों की जब बात की जाए तो शेरशाह सूरी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। सबसे पहली बात तो इसके द्वारा क्या काम किया गया था, सन की डंडी चलवाई गई। और सन की डंडी की जब बात की जाए तो सन की डंडी किसके लिए चालू किया गया था, तो ये भू राजस्व व्यवस्था के लिए। ठीक है, तो भू राजस्व या जमीन की नापजोख के लिए क्या किया गया, सन की डंडी को चालू किया गया। और इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जीटी रोड जो आप लोग कह रहे हैं, जीटी रोड की जब बात की जाए तो जीटी रोड का निर्माण करके इसने अपने आप को अमर कर लिया है। तो ये भी अपने आप में देख सकता है। बाकी अगर देखा जाए तो बिहार में आपने नाम सुना होगा सासाराम। तो सासाराम की जब बात की जाए तो बिहार के सासाराम में क्या है, इसकी कब्र आपको वर्तमान में देखने को मिल जाती है। तो बिहार के सासाराम में इसकी क्या है वर्तमान में आपको कब्र देखने को मिल जाती है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि भारतेंदु नाट्य अकादमी, ये कहाँ पे स्थित है। भारतेंदु नाट्य अकादमी की जब बात की जाए तो इसकी अवस्थिति समय देखने को मिलता है। भारतेंदु नाट्य अकादमी, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा हमारे लिए हर चीज महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से हमारे लिए भोजन महत्वपूर्ण है उसी तरीके से हमारे लिए क्या है योग भी महत्वपूर्ण है। हमारे लिए जल स्रोत भी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए पेड़ पौधे भी महत्वपूर्ण है। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे जीवन की जो चर्या होती है उसके जीवंत पहलू भी क्या है कहीं ना कहीं अनिवार्य है, जो खास करके हमारे जीवन के अलग अलग बिंदुओं में देख सकते हैं, जिसमें लोक कलाओं का नाम आता है, संस्कृति का नाम आता है, कल्चर की जब बात की जाए लोकगीत का नाम आता है, ऐसे संदर्भों के बारे में बात की जाए। तो वर्तमान अगर देखा जाए तो संस्कृति वगैरह को संजोने के लिए हमारे यहाँ पे आप भी जानते हैं कि एक संस्कृति मंत्रालय ऑलरेडी स्थापित है। और इस संस्कृति मंत्रालय की जब बात की जाए तो ये आपके 1957 में स्थापित किया गया, ये तो आप भी जानते हैं। और इसी क्रम में और भी कई सारी चीजें स्थापित की गई, जैसे आपने नाम सुना होगा भारत खंडे संस्कृति संस्थान। तो भारत खंडे संस्कृति संस्थान की जब बात की जाए तो ये अभी आपका डेवलप किया गया। हालांकि भारत खंडे संगीत संस्थान की जब बात की जाए संस्कृति संस्थान, तो ये आपका पहले चरण में जब आपका डेवलप किया गया तो ये आपका डेवलप किया गया था मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक के रूप में, लेकिन मैरिज कॉलेज हिंदुस्तानी म्यूजिक का नाम परिवर्तित करते हुए इस रूप में कर दिया गया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा ललित कला अकादमी। ललित कला अकादमी की जब बात की जाए तो ललित कला अकादमी जो आपकी डेवलप की गई, यह स्थापित किया गया 1962 में। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो 1963 में आपने नाम सुना होगा उत्तर प्रदेश संगीत राज्य अकादमी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश संगीत राज्य अकादमी की जब बात की जाए तो यह आपका डेवलप किया गया 1963 में। ठीक है, और इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो यहीं पे आप नाम ध्यान रखिएगा किसके बारे में, भारत खंडे सॉरी भारतेंदु नाट्य अकादमी। ठीक है, तो भारतेंदु नाट्य अकादमी की जब बात की जाए तो भारतेंदु नाट्य अकादमी यह आपका स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया, तो यह आपका डेवलप किया गया 1975 में। 1975 की जब बात की जाए तो 1975 में इसकी स्थापना की गई। और ये सारे के सारे संस्थान जो है संयोग आप कह सकते हो बेहतर है कि ये लगभग लगभग आपके लखनऊ में पड़ते हैं। इवन अगर देखा जाए तो लखनऊ के अंतर्गत एक संस्थान और नाम ध्यान रखिएगा, खास करके कथक शोध संस्थान। और कथक की जब बात की जाए तो कथक हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कथक की जब बात की जाए तो कथक हमारे यूपी का एक शास्त्रीय नृत्य भी हो जाता है। खास अगर इसकी बात की जाए तो इसकी स्थापना 1988 में ये आपके लखनऊ में किया गया। खासा इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक नाम आपने सुना होगा हिंदुस्तानी अकेडमी, ये कहाँ पे देख मिलता है, तो हिंदुस्तानी अकेडमी की जब बात की जाए तो यह आपको देख मिलता है प्रयागराज के अंतर्गत। और इसी प्रयागराज की जब बात की जाए तो आपने सुना होगा उत्तर मध्य क्षेत्र का खास करके सांस्कृतिक केंद्र। ठीक है, उत्तर मध्य क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र की जब बात की जाए तो सांस्कृतिक केंद्र जो स्थित है ये कहाँ पे आपको देख मिलता है, तो यह आपको देख मिलता है प्रयागराज के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका भी नाम ध्यान रखिएगा, ये
कला और संस्कृति को सजोने के लिए अलग-अलग विषय जो हैं, वह आपका यहाँ पे स्थापित किया गया है। ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम समेत होता है कि निम्नलिखित में से अगर हम बात करें कला के दृष्टिकोण से तो किसका शासनकाल जो माना जाता है, वो बड़ा बेहतर माना जाता है, अर्थात इसको हम स्वर्ण युग नाम देते हैं, कला के दृष्टिकोण से। और कौन-सी कला? अवध की कला, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अवध की कला। अवध की कला की जब बात की जाए तो अवध की कला के दृष्टिकोण से किसका शासनकाल खास करके अगर देखा जाए, अवध का स्वर्ण युग नाम दिया जाता है। अवध का स्वर्ण युग। और अवध के कला के स्वर्णद्वीप की जब बात की जाए तो ये नाम दिया जाता है किसके रूप में? खास करके नवाब वाजिद अली शाह। एक्चुअली वाजिद अली शाह की जब बात की जाए तो वाजिद अली शाह एक ऐसे व्यक्ति थे जो स्वयं एक तरीके से आप कह सकते हो कि जैसा हमारे यहाँ पे नाम सुना होगा आपने कत्थक विधा के बारे में। तो कत्थक के बारे में आपने सुना होगा। कत्थक बेसिकली जिसमें कथाओं का वर्णन किया जाता था, लेकिन कथाओं का जो पुराने समय में वर्णन होता था वो मंदिरों में होता था। लेकिन धीरे-धीरे लोग क्या हो गए, मंदिरों को एक तरीके से कह सकते हो अवॉइड करना चालू कर दिए। उस दशा में इनकी जीविका पे प्रश्न चिन्ह आ गया। तो ऐसे कलाकार जो कथाओं का वर्णन मंदिरों में करते थे, अब उनको राज्य श्रय मिलने लगा, अर्थात दरबारों में उनको आश्रय दिया गया। ये कहा गया कि आप दरबार में अपना वही प्रस्तुति दीजिए और उसके उपहार स्वरूप क्या होंगे, आपकी जीविका का यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह है, वो पूरी तरीके से यहाँ पे सुनिश्चित कर दिया जाएगा। तो इस दशा में कथाओं को मंदिरों से लेकर के अब दरबारों में ले आया गया और ये किसके द्वारा? वाजिद अली शाह के द्वारा। बेसिकली इसी कारण से हम कह सकते हैं कि इनके समय काल में हम अवध की जो कला है, जो कि कथक हमारी पहचान है, उसको यहाँ पे जीवंत किया गया। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो वाजिद अली शाह का नाम और भी एक कारण से फेमस है, क्योंकि इनकी जब बात की जाए तो ये अख्तर पिया, क्योंकि आप भी जानते हैं वाजिद अली शाह राजा थे, तो राजा तो कोई ऐसी संकल्पना नहीं कर सकता, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति कुछ छद्म युग का नाम इस्तेमाल करते हुए क्या कर सकता है? बंदिशें लिख सकता है। तो बंदिशें मतलब आप कह सकते हो कि जो लिरिक्स होते हैं, ठीक है? जो आपकी पंक्ति होती हैं, अगर हम उनकी बात की जाए, तो कत्थक की पंक्तियों को लिखने का काम भी इनके द्वारा स्वयं किया जाता था और वो किस नाम से? अख्तर पिया नाम से। इवन आपने नाम सुना होगा वाजिद अली शाह की जब बात की जाए, तो वाजिद अली शाह के द्वारा किस्सा राधा कन्हैया का काफ़ी फेमस है, किस्सा राधा कन्हैया का। ये लिखा गया है। किस्सा राधा कन्हैया का, ठीक है? तो किस्सा राधा कन्हैया की जब बात की जाए तो ये इनके द्वारा लिखा गया है और ये अपने आप में काफ़ी फ़ेमस हो जाता है। बाकी 1-2 नाम ध्यान रखिएगा जैसे अकबर। अकबर की जब बात की जाए तो अकबर का शासनकाल हम किस लिए मानते हैं? तो ये माना जाता है जब हम बात करते हैं साहित्य के दृष्टिकोण से। साहित्य का स्वर्णकाल मतलब जिसमें लेखक वगैरह की संकल्पना थी, वो अकबर के शासनकाल को नाम देते हैं। शाहजहाँ की जब बात की जाए तो शाहजहाँ के शासनकाल की जब बात की जाए तो इनका स्थापत्य से नाम जुड़ता है, ठीक है? स्थापत्य चूँकि शाहजहाँ ने ताजमहल को बनवाया। जहाँगीर की जब बात की जाए तो जहाँगीर का नाम किस लिए आता है? तो जहाँगीर का नाम आता है ख़ास करके जब हम कला की बात करते हैं, पेंटिंग्स की बात करें, चित्रकला, तो इस चित्रकला के सापेक्ष ख़ास किसका नाम आता है? जहाँगीर का नाम आपको देखने को मिल जाता है। इवन चित्रकला के बारे में अगर देखा जाए तो चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? तो जनक माना जाता है हुमायूँ को। हुमायूँ की जब बात की जाए तो हुमायूँ एक ऐसा व्यक्ति था जिसने क्या किया था, बेसिकली जब वो दूसरी बार मतलब शेरशाह सूरी से हार गया था, तो वो चला गया था विदेश की तरफ। तो वहाँ पे अपने साथ इसने क्या किया था, कुछ लेखक, कवि, कुछ चित्रकार उन सबको अपने साथ लेकर के आया था। तो जनक हम मानते हैं चित्रकला का हुमायूँ को, लेकिन टॉप लेवल जो पहुँचा था वो जहाँगीर के शासनकाल में। शाहजहाँ का स्थापत्य से ज़्यादा नाम आता है क्योंकि ताजमहल इन्होंने बनवाया है और अकबर के दरबार में चूँकि आप भी जानते हैं कई सारे दरबारी थे, नवरत्न थे, जो लेखक वगैरह थे, इस नाते इनका नाम साहित्य के रूप में आता है। लेकिन हाँ, इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये किसके सापेक्ष हुए? मुगल काल। तो मुगल काल की जब बात की जाए तो मुगल काल के संदर्भ में, क्योंकि ये अवध की कला की बात चली है, तो ये अवध का जो समय काल है बेसिक आप कह सकते हो मध्य इतिहास काल की जब बात की जाए तो मध्यकाल का जो समय होता है, आधुनिक काल से पहले का समय 1772 से लेकर के, ठीक है? खैर, किराना घराने की जब बात की जाए तो किराना घराने का मूल स्थान कहाँ से समित है? किराना घराने की जब बात की जाए तो किराना घराना हमारे यहाँ पे खास अगर इनकी बात की जाए तो ये नाम देखने मिलता है। किराना घराने की जब बात की जाए तो किराना घराने का जो मूल स्थान है वह किसके रूप में जाना जाता है? मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, कानपुर या फिर आपके कन्नौज। एक्चुअली हमने आपको कई बार बताया कि हमारे यहाँ पे घराने हैं और ये घराने कैसे हैं? ये संगीत घराने हैं। संगीत घरानों को हम लोग नाम देते हैं, बेसिक आप जानते भी होंगे।
जहाँ पे म्यूजिक वगैरह परंपरा को निर्धारित करते हुए लोगों को क्या किया जाता है, खास करके इसके विषय में सिखाया जाता है। आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में ऐसे 8 प्रसिद्ध घराने हैं। 8 ऐसे प्रसिद्ध घराने हैं और 8 प्रसिद्ध घरानों में अगर देखा जाए तो कई सारे घरानों के नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे अलीगढ़ अपने आप पे अलीगढ़ घराना है, कानपुर में कोई घराना नहीं, कन्नौज में नहीं है। मुज़फ्फरनगर की जब बात की जाए, मुज़फ्फरनगर, तो यहाँ पे किराना घराना या जिसको हम एक नाम देते हैं कैराना घराना। तो कैराना घराना या फिर किराना घराना ये आपको यहाँ पे दिख मिलता है। एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं यहाँ से, इनका नाम है भीमसेन जोशी, ठीक है? तो भीमसेन जोशी की जब बात की जाए तो भीमसेन जोशी का नाम ध्यान रखिएगा। ये बहुत प्रसिद्ध एक व्यक्ति हैं जो आपके इस मुजफ्फरनगर घराने से समित आपके माने जाते हैं, ठीक है? तो मुजफ्फरनगर कैराना से यह नाम आपका हो जाता है। कैराना वही लोकेशन है जहाँ से पहली बार चकबंदी लागू की गई थी, आपको याद होना चाहिए, ठीक है? नामों की जब बात की जाए तो निर्विघ्न के इस घराने के ठुमरी अंग गायकी के रूप में खास करके कह सकते हो अधिक प्रसिद्धि मिली। मतलब ठुमरी गायकी की जब बात की जाए तो ठुमरी गायकी के लिए कौन सा नाम ऐसा है जो घराने के रूप में जाना जाता है लेकिन इसकी यहाँ से प्रसिद्धि मिली हुई है? किराना, बनारस, लखनऊ या फिर आगरा? देखिए, लखनऊ की अगर बात करेंगे तो लखनऊ तो आप भी जानते हैं ये गज़ल के लिए फ़ेमस है। इवन अगर देखा जाए तो कत्थक के लिए आपका लखनऊ फ़ेमस है, ठीक है? इसी तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे आपने नाम सुना होगा किसके बारे में? बनारस घराने के बारे में। क्योंकि बनारस घराने की जब बात की जाए तो बनारस घराना एक ऐसा घराना है जहाँ पे ध्रुपद, ध्रुपद के अलावा धमार, भजन, गज़ल, ठीक है? भजन, गज़ल, ख़याल, इन सब गायकी विधाओं की जब बात की जाए तो इन सबको यहाँ से क्या किया गया? प्रमोट किया गया। और इसी दशा में अगर देखा जाए तो यहाँ पे ठुमरी को बड़े स्तर पे प्रमोट किया गया। इवन ठुमरी की जब बात की जाए तो ठुमरी की जो प्रसिद्धि मिली है, अगर उसकी बात की जाए तो उसके रूप में किसका नाम आता है? एक नाम आपने सुना होगा गिरजा देवी के बारे में। तो गिरजा देवी या जिनको हम क्या बोलते हैं? अप्पा जी। तो अप्पा जी की जब बात की जाए तो अप्पा जी या फिर गिरजा देवी ये नाम यहाँ से आपका शामिल हो जाता है। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो बनारस घराने की ठुमरी की प्रसिद्धि के रूप में गिरजा देवी या फिर आपके अप्पा जी का नाम यहाँ से आपका समित होता है। बाकी बनारस एक ऐसा ब्रॉड घराना है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है। इवन अगर हम कत्थक की बात करें तो कत्थक भी यहाँ से समित है, लेकिन कत्थक के आध्यात्मिक पहलू की जब बात की जाए, कत्थक का जो आध्यात्मिक पहलू है वो यहाँ से शामिल है। लखनऊ में कत्थक का कौन सा है? तो लखनऊ में कत्थक का जो शामिल है वो एक तरीके से आप कह सकते हो यहाँ पे कला और संस्कृति वाला। तो कला और संस्कृति की जब बात की जाए तो उसके लिए लखनऊ फेमस है। अगर हम यहीं पे बात करें जयपुर किसके लिए फेमस है? तो जयपुर आपका फेमस है जब हम संगीत की बात करें, ठीक है? तो कत्थक में जो संगीत पहलू होता है उसके लिए आपका जयपुर फेमस है, ठीक है? तो कत्थक में संगीत के लिए जयपुर फेमस है, कला संस्कृति के लिए कत्थक का लखनऊ फेमस है और बनारस की जब बात की जाए तो बनारस का नाम आता है किसके रूप में? अध्यात्म के रूप में, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्लियर? किसके बारे में? ठुमरी की प्रसिद्धि गिरजा देवी के रूप में। हाँ, जानकी बाई छप्पन छुरी जो है ये भी आपके हैं, लेकिन जानकी बाई की जब बात की जाए तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। ये जानकी बाई जो आप नाम ले रहे हैं, जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी, इनका संबंध कहाँ से आता है? तो इनका संबंध आपको देख मिलता है हमारे यहाँ पे, खास करके जब हम बात करते हैं प्रयागराज, ठीक है? तो प्रयागराज घराने से इनका संबंध आपको देख मिलता है। जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी। क्लियर? सबसे पुराना जीवन शहर बनारस है, बिल्कुल आपने सही कहा। इवन अगर देखा जाए तो इसी बनारस को अभी एससीओ ने क्या किया है? अपनी कैपिटल को भी बना रखी है, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की जब बात की जाए तो उनकी मजार पर मेला लगता है और इस मेले की जब बात की जाए तो इस मेले का नाम हमें देखने को मिलता है आगरा, लखनऊ, देवास शरीफ, गढ़मुक्तेश्वर। अंशुमाली, अच्छा। पुष्पा मूवी रिलीज हो गई। पहली बात तो हम जानकारी के लिए बता दें कि कोई हम मूवी ना देखते हैं। हमारी मूवी का जो पैटर्न होता है वो बड़े रिसर्च के बाद होता है। सामान्य पद्धति में हम मूवी देखते ही नहीं। देखने का एक ही पर्पज होता है कि उससे हमें कुछ सीख मिल रही हो। वो एकता कपूर का सीरियल ना हो कि थाली गिर रही है तो 5 लोग देख रहे हैं, एक एपिसोड उसी पे निकल जाए। कुछ उससे मैसेज मिले तो देखा जाए। सामान्यतः हमने साई-फाई मूवी को चूज़ कर रखा है इस कैटेगरी में। और परंपरागत तरीके से अगर देखा जाए कोई हिस्टोरिक मूवी हो या कोई तथ्यात्मक पहलू को आधारित करते हुए मूवी हो या कोई साहित्यिक पहलू पे हो, जो हमारी यहाँ पे बहुत सारे लेखकों ने अपनी पुस्तक लिखी है, तो उसके ऊपर आधारित कोई मूवी होती है तो उसे हम ज़रूर देखना पसंद करते हैं। बाकी ये
फर्जी वाला नहीं देखते हैं, क्योंकि पुष्पा में हमें भी पता है कुछ और नहीं है। केवल यहाँ पे एक ही चीज़ को आज के समय में जो मूवी बन रही है उसमें आप भी जानते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो एक नेगेटिव कैरेक्टर है उसको हमारे सामने ग्लोरीफाई किया गया है, जबकि ये तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। हीरो हीरो होता है, जो पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति है सदैव उसकी जीत होनी चाहिए, सदैव उसे आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से आज सफ़ेद कुर्ता पहन करके नेता लोग आपके बीच जाते हैं, वोट मांगते हैं, संसद में जाते हैं, बहसते हैं, और आपके ही हिस्से का जो पैसा होता है उसे खा करके विदेशों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और खुद विदेश का टूर करते हैं। तो इस तरीके से नेता भी बहुत बच्चे हैं। तो यहाँ पे भी एक नेगेटिव कैरेक्टर जो कहीं न कहीं हमारे सामने बेहतर तरीके से दिखाया जा रहा है। देखिए, कुछ हो चाहे ना हो, पुष्पा मूवी में कितना भी बेहतर अल्लू अर्जुन ने किया हो, लेकिन किए तो तस्करी है। तस्करी को अगर आप बेहतर मानते हैं, तो ऐसे तो हम अफ़ीम का उत्पादन करवाना चालू कर दें। सरकार यहाँ पे हमारी सपोर्ट करे, क्योंकि अफ़ीम तो औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है? तो हमें नहीं लगता ये बेहतर हो। खैर, यहाँ पे हम किसकी बात करें? यहाँ पे हम बात करें उत्तर प्रदेश को आधारित करते हैं। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह, अगर इसकी बात की जाए तो ये नाम समेत आपको दिख मिलता है। काफ़ी अच्छी मूवी है। कितना मार काट है बताओ, खून खराबा कितना दिखाया गया है। वही आज के समाज में हमें देखने मिलता है, ठीक है? पुराने समय में लोग बड़ों का कद्र करते थे, आज बड़ों को ही पकड़ के कालर हाथ मार देते हैं। ये हमने कहाँ से सीखा है? इन्हीं फिल्मों से सीखा है, ठीक है? तो मैंने लगता है ये चीज़ हमें ज़रूरत नहीं लगती है। खैर, यहाँ पे हम किसकी बात करें? सूफी संत हाजी वारिस अली शाह, ये मज़ार हमें कहाँ देख मिलता है? तो इसकी जब बात की जाए तो ये आपको देख मिलता है वर्तमान में। जब हम बात करते हैं किसको लेकर के, देवा शरीफ। देवा शरीफ की जब बात की जाए तो देवा शरीफ आपका बाराबंकी से समित होता है। बाराबंकी की जब बात की जाए तो बाराबंकी देवा शरीफ का नाम यहाँ से समित आपको दिख मिलता है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो बाराबंकी के अलावा आपने एक नाम सुना होगा किसके बारे में? बहराइच। बहराइच की जब बात की जाए तो बहराइच में किसका लगता है? तो यहाँ पे सैयद सालार उर्स का मेला लगता है। तो सैयद सालार उर्स मेले की जब बात की जाए तो सैयद सालार उर्स का जो मेला लगता है ये आपके बहराइच में लगता है। बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पे देवा शरीफ बाराबंकी में लगता है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो नामों की जब बात की जाए तो गढ़मुक्तेश्वर किसके लिए फेमस है? तो ये फेमस है हापुड़ के लिए। हापुड़ की जब बात की जाए तो हापुड़ का संबंध किसके लिए आता है? हापुड़, यहाँ पे आपने नाम सुना होगा, एक मेला लगता है गढ़गंगा मेला। क्या कहते हैं? गढ़गंगा मेला। तो गढ़गंगा मेला की जब बात की जाए तो गढ़गंगा मेला जो है वो आपका यहाँ से समित हो जाता है। आगरा में कौन सा है? आगरा में बटेश्वर मेला काफ़ी फेमस है। आगरा में बटेश्वर मेला, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे सुलह कुल महोत्सव, सुलह कुल महोत्सव और बटेश्वर मेला जो है यह आपके यहाँ से समित हो जाते हैं, ठीक है? आगे की जब बात की जाए तो एक नाम समित होता है किसको लेकर के? वेदांत दर्पण। वेदांत दर्पण की जब बात की जाए तो उसके संपादक कौन थे? वेदांत दर्पण की जब बात की जाए तो यह नाम समित आपको दिख मिलता है। छोड़ो ना सर, आगे चलो। ये काले जाने में, अरे भैया 300 करोड़ रुपया लिए हैं तो आप लोग नहीं देखोगे तो कहाँ से पूरा किया जाएगा, ठीक है? समस्या तो यही आती है। आज के समय में एक व्यक्ति बड़ा सफल है जो केवल दिखावे में रहता है, चीटिंग करना जानता है, छल करना जानता है। ये सामान्य व्यक्ति की कोई पहलू की मतलब कह सकते हैं कि इजाज़त ही नहीं है। तो उसी तरीके से अगर आप मूवी वगैरह भी देखते हैं ना, तो अगर आपने किसी थीम बेस्ड मूवी को बना रखा है तो उसे लोग ही नहीं पसंद करते। यह सत्य बात है। जैसे एक मूवी बीच में आई थी, बड़ी अच्छी में लगी, कड़वी हवा, संजय मिश्रा की है, शायद उसे देखा होगा किसी ने। लेकिन ऐसी चीज़ें जो हाइप बना के जाती है। अब एक चीज़ बताओ, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहेंगे। अल्लू अर्जुन ने 300 करोड़ रुपये लिए पुष्पा मूवी के लिए, बिहार गए थे, इतनी भीड़ लगी थी पटना प्रमोशन के लिए, लेकिन एक शब्द के लिए क्या उन्होंने कहा कि पुष्पा मूवी की जितनी कमाई होगी उसका 1%, 2%, 5% या अपनी हिस्सेदारी का, अपनी फीस का हम इन बिहारियों के लिए खर्च करेंगे जो गरीब हैं, अशिक्षित हैं, पिछड़े हैं, बाढ़ आ जाती है तो बह जाते हैं, मर जाते हैं। कभी ऐसा सोचा उन्होंने? उन्होंने तो बस ये देखा ना कि भीड़ है, मार्केट है, यहाँ मूवी प्रमोट करेंगे तो ये मूवी और चलेगी, यहाँ से पैसा बटोरा जा सकता है।
यहाँ के लिए कुछ किया नहीं जा सकता। इसी नाते थोड़ा सा ये चीज़ें सुनने में कड़वी लगती है, लेकिन बहुत वाहियात चीज़ें होती हैं। खैर, यहाँ पे अगर देखा जाए तो वेदांत दर्पण, वेदांत दर्पण की जब बात की जाए तो इसके संपादक कौन माने जाते हैं? नामों की जब बात की जाए तो नामों के रूप में आपने सुना होगा किसके बारे में? मुंशी सदा सुखलाल। तो सदा सुखलाल की जब बात की जाए तो सदा सुखलाल का नाम ध्यान रखिएगा, जिन्होंने वेदांत दर्पण नाम की पुस्तक को कह सकते हो पत्रिका को छापा है। ठीक है, तो ये नाम प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि निम्नलिखित में से निजामुद्दीन औलिया की जब बात की जाए तो उनका जन्म कहाँ पे हुआ है? निजामुद्दीन औलिया की जब बात की जाए तो यह नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है एटा से, इटावा से, बदायूं से, या फिर आपके कौशाम्बी से। अच्छा, एटा की जब बात की जाए तो इसी एटा के पास एक लोकेशन पड़ता है कासगंज, और इस कासगंज की जब बात की जाए तो कासगंज में एक लोकेशन है पटियाली। तो इसी कासगंज के पटियाली की जब बात की जाए तो यहाँ पे किसका संबंध है? आमिर खुसरो का। तो आमिर खुसरो की जब बात की जाए तो आमिर खुसरो का जो जन्म माना जाता है वो आपके कासगंज की पटियाली से माना जाता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो निजामुद्दीन औलिया का जो संबंध है वह किसके लिए जाना जाता है? तो निजामुद्दीन औलिया की जब बात की जाए तो ये माने जाते हैं बदायूं से। जन्म इनका बदायूं में है, लेकिन इनकी जब बात की जाए तो इनकी जो डेथ हुई है वो कहाँ पे हुई है? तो इनका डेथ हुआ है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इनका डेथ हुआ है। बाकी अगर देखा जाए तो इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु के बारे में आपने सुना होगा। इनके गुरु की जब बात की जाए तो इनके गुरु का नाम था बाबा फरीद। ठीक है, बाबा फरीद की जब बात की जाए तो बाबा फरीद इनके गुरु थे। इवन अगर देखा जाए तो ये जो आमिर खुसरो का नाम हम ले रहे हैं ये इनके क्या थे? ये इनके शिष्य थे। ठीक है, तो शिष्य के रूप में आप कह सकते हो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे आमिर खुसरो। तो तीन नाम जरूर ध्यान रखिएगा। बाबा फरीद, बाबा फरीद के शिष्य थे कौन? निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य थे उनका नाम था आमिर खुसरो। बाकी अगर देखा जाए तो वर्तमान में अगर इनकी बात की जाए तो नई दिल्ली में इनकी क्या है? दरगाह वगैरह भी आपने सुन रखा होगा। और दरगाह के अलावा अगर देखा जाए तो नई दिल्ली में इनके सम्मान में एक रेलवे स्टेशन भी आपका क्या किया गया है? डेवलप किया गया है। तो नई दिल्ली के अंतर्गत रेलवे स्टेशन भी है, दरगाह भी है, ये सब नाम आपको यहाँ पे देख मिलता है। निजामुद्दीन औलिया का नाम यहाँ पे विशेष से ध्यान रखिएगा। बदायूं, बदायूं आप भी जानते हैं गंगा नदी के लिए फेमस है। गंगा नदी का किनारा यहाँ से आपका जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि इलाहाबाद में जो म्योर सेंटर कॉलेज है, इस म्योर सेंटर कॉलेज की जब बात की जाए तो यह आपका देख मिलता है। खास करके अगर इसकी बात की जाए तो इसकी स्थापना करी गई इलाहाबाद में म्योर सेंटर कॉलेज। ये कब आपका स्थापित किया गया? नामों की जब बात की जाए तो 1847 में, 1872 में, 1860 में, या फिर 1858 में। एक्चुअली हमारे यहाँ पे एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम आता है विलियम म्योर। तो विलियम म्योर की जब बात की जाए तो विलियम म्योर नाम के एक व्यक्ति के द्वारा क्या किया गया था? ये कॉलेज स्थापित किया गया था। कॉलेज स्थापना की जब बात की जाए तो इसके बाद 1921 का समय काल जब आता है तो इसको वर्तमान में जो आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, इसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्या किया गया है? मिला दिया गया है। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जब बात की जाए तो इसके अंतर्गत इसको शामिल कर लिया गया है। शुरुआती दिनों की जब बात की जाए तो शुरुआती दिनों में म्योर कॉलेज की जो स्थापना की गई वह स्थापित किया गया था 1872 में। तो अंग्रेजी शिक्षा पठन पाठन को बढ़ावा देने के लिए ये क्या किया गया? यह आपका शुरू किया गया। म्योर सेंटर कॉलेज की जब बात की जाए तो 1872 में यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सापेक्ष में आज आपको देख मिलता है, लेकिन शुरुआत में इसको क्या किया गया था? विलियम म्योर के द्वारा स्थापित किया गया था। वैसे इलाहाबाद की जब बात की जाए तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय यहाँ से आपका फेमस है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जब बात की जाए तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसको हम पूर्वांचल के सापेक्ष में खास करके पूर्वांचल, या जिसको एक तरीके से उत्तर भारत कह सकते हैं, तो उत्तर भारत का ऑक्सफोर्ड नाम दे देते हैं। ठीक है, तो उत्तर भारत या फिर पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय को नाम दिया जाता है। आज ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। खास आपने सुना होगा स्थापना 23 सितंबर 1887। तो 23 सितंबर 1887 की जब बात की जाए तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई है। बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपने नाम सुना होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर नामों की बात की जाए तो नाम को आधारित करते हुए आपने सुना होगा किसके बारे में? इलाहाबाद के अंतर्गत ही 23 सितंबर के अलावा खास करके यहाँ पे मोतीलाल नेहरू के नाम से, मोतीलाल नेहरू की जब बात की जाए तो नेशनल इंफॉर्मेशन ऑफ इंस्टीट्यूट जो सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है, ये सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की जब बात की जाए तो सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भी नाम ध्यान रखिएगा, 1872 के अलावा यह नाम आपको देखने को मिल जाता है। 17 मार्च नहीं है भाई,
17 मार्च कब आ गया? एक सेकंड हम देख ही लेते हैं। हाँ, ये सब सही कर दिया। इलाहाबाद वाला हम बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय। 23 सितंबर 1887 है। कहा महाराज एकदम अदय किए हो, एकदम सही है। ठीक है, 23 सितंबर 1887। 17 मार्च नहीं है, 17 मार्च अब हमें याद आ गया, वो इलाहाबाद का हाई कोर्ट जो है उसकी स्थापना आगरा में हुई थी 17 मार्च 1866। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान